नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटे बहू ने झूठ बोलकर अपनी माँ को शहर बुलाया तो सच्चाई जानकर माँ ने बेटी बहू को सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश ठिकाने आ गए। आज सुबह सुबह जब आकाश अपने पालतू कुत्तों को घुमाकर घर लौटा तो उसकी पत्नी सीमा जो बर्तन धो रही थी गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ सीमा, किसी बात से नाराज हो क्या? आकाश ने पूछा तो सीमा मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं और एक हम हैं जिन्होंने इंडिया भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे जय और दिशा भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं जो टस से मस नहीं होते। सीमा बोलती जा रही थी, लेकिन आकाश को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वो चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर सीमा बोली, कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था। अमेरिका घूमने गए हैं वो लोग। ये देखो, टावर की ऊंचाई से फ़ोटो खींचकर भेजी है मुझे। क्या नज़ारा दिखता है ऊपर से। सोचो, अगर फ़ोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मज़ा आता होगा। सीमा ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए अपने पति आकाश से कहा तो आकाश बोला, अरे सीमा, इन हाई सोसाइटी लोगों का क्या ही कहना। उनकी जो इच्छा होती है उस पर लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है जो अपनी फ़ोटो दिखा दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाती फिरे। आकाश ने कहा तो सीमा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, अरे मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ। कम से कम इंडिया तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग। लेकिन तुम्हें मेरे कहने से फर्क कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्जी बोलती रहूँ, आपको तो इत्मीनान से अपना अखबार पढ़ने से मतलब है। इस अखबार से फुर्सत मिले तो ही कुछ सोचेंगे ना। सीमा ने गुस्से में कहा। आकाश बोला, अरे तुम मेरे अखबार के साथ स्वतंत्र व्यवहार क्यों करते हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर आकाश ने बात को टाल दिया। उस दिन शांति से बीते। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन आकाश जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर सीमा परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बता दे, क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। आकाश बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए आकाश ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने प्रश्न सूचक निगाहों के साथ लिफाफा खोलकर देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर सीमा बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला तो सीमा ने वो लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से आकाश की ओर देखा और बोल उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? आकाश मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और फौरन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। ये सुनकर सीमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर आकाश ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बताकर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। सीमा ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए सीमा
रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की ही बातें चल रही थी। तभी आकाश बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकाल कर ले आऊँगा। तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जिसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद कर ले आएंगे। आकाश के इतना कहने की देर थी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता टाइगर भी भौंकने लगा। उसी समय आकाश और सीमा का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर आकाश बोला, सीमा, हम विदेश जाएंगे तो टाइगर को कहाँ छोड़ेंगे? फिर सीमा भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए, या फिर क्या किया जाए? तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, टाइगर को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि सीमा कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? सीमा ने पूछा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब ठीक है। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि टाइगर को कहाँ छोड़े। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे अपने पास रख लेती। तो सीमा की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी मायके गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ, याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग वहाँ पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर सीमा ने मुझे मन से फ़ोन रख दिया। अगले दिन आकाश ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर घर लौटा। अरे आकाश, टाइगर को कहीं छोड़ने का इंतज़ाम हुआ या नहीं? सीमा ने पूछा तो आकाश बोला, नहीं सीमा, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 2000 रुपये एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? सीमा ने हैरानी से पूछा तो आकाश बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा, वो भी कम से कम एक दिन के 1000 लेगा और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा हो जाएगा। ये बात सुनकर सीमा और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर आकाश बोला, अगर कोई इंतज़ाम ना हुआ तो हमें विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। ये सुनते ही उनका बेटा जय बोला, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा कहकर नाराज़ होकर वे अपने कमरे में चला गया। फिर सीमा बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए? तभी आकाश बोला कि तुम कैसी बातें कर रही हो, माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती है, वो भी अकेली? तो सीमा ने कहा, अरे आकाश, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएंगी तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही टाइगर की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। लगी हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगी। सीमा की बात सुनकर आकाश बोला, अच्छा, लेकिन सीमा, तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया तक नहीं। हम यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सिया बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और टाइगर की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए सीमा ने आकाश के हाथ में फ़ोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठी बैठी तुम सबको ही याद कर रही थी, राधिका जी ने कहा। आकाश बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती। राधिका जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही सीमा और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी आकाश के हाथ से फ़ोन लेते हुए सीमा बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप
उन गांव वालों पर लुटा दोगी तो मान ले क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी आपके प्यार की जरूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, राधिका जी ने कहा। तो सीमा बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा माँ जी? आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की जरूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे, जब तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियाँ दादी के साथ ही बितानी है। इसलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कर लीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आएगी। इतनी सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया। ये देखकर तो राधिका जी मन ही मन फूले नहीं समा रही थी। वह खुद को रोक न पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने को तैयारी करने लगी। करीब 2 वर्ष पहले राधिका जी के पति का देहांत हुआ था। जब वह जीवित थी तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। ये तो सरल स्वभाव की राधिका जी पति के जाने के बाद भी गांव में अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानी सुना करते थे। गांव में किसी को भी कोई भी दुख तकलीफ होती तो राधिका जी हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहती और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्चा निकालने के लिए काफ़ी होती थी। बेटे बहू के घर जाने के लिए राधिका जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फी और कुछ नमकीन स्नैक्स बना ली। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसियों को भी बुला लिया। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर राधिका जी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनकी बेटी बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वह ट्रेन से उतरे और बेटा बहू ने पाँव छूकर उसे आशीर्वाद दिया। दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी दादी कहते हुए उसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर राधिका जी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे और घर का दरवाज़ा खुला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर टाइगर उन पे भौंकने लगा, लेकिन राधिका जी ने भी उसे प्यार से सहलाया तो वह बिल्कुल शांत हो गया। ये देखकर सीमा तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उनके जाने के बाद टाइगर को राधिका जी को ही तो संभालना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली राधिका जी बेटी बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। आकाश उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था, तो वही दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगाकर रखा। 3-4 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन सीमा राधिका जी को घर का सारा काम समझाने लगी। टाइगर को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और हाँ माँ जी, सुबह शाम टाइगर को पार्क में सैर करवाने भी ले जाना। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टाइगर भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए राधिका जी कभी काम समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से सीमा की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू और बर्फी भी बनाकर लाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। कहते हुए मैं अपने बैग में से सामान लेकर आई और खुशी से जौर दिशा को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वह वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी सीमा हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी वो क्या है ना कि आपकी बेटी को ऑफिस के काम से विदेश जाना है, तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वो भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन
आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन राधिका जी ये सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो आकाश बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह ही निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 10-12 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह राधिका जी को टाइगर के साथ छोड़कर बस सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। देखकर राधिका जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने टाइगर को भी बड़े प्यार से नहलाया। शिवा के बताए अनुसार उन्होंने टाइगर का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गए। लेकिन टाइगर खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोग के चले जाने के कारण उदास हो गया था। राधिका जी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो टाइगर भी अपनी उदासी भूल कर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार राधिका जी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। राधिका जी का किसी से बात करने का दिल करता तो टाइगर से ही हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वह हर रोज सुबह शाम टाइगर को पार्क घुमाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते हैं तो कभी लूडो कैरम खेलती तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी राधिका जी काम में व्यस्त होती तो बच्चे टाइगर के साथ खेलने लगते। राधिका जी को जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आए थी वही उन बच्चों को देती तो सभी बड़े चाव से खाते। इस सब बातों में दिन कब निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता था। एक रात जब वह बिस्तर पर सोने गई तो उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन वह बच्चा रोता ही जा रहा था। वह बाहर निकली तो देखा कि बच्चे के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहला कर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, न जाने क्या हुआ है, बस रोता ही जा रहा है, बच्चे की माँ ने राधिका जी से कहा। तो राधिका जी उसे तुरंत अंदर लेकर आए और उसकी नाभि और पेट पर भीग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और राधिका जी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगी तो वह खिलखिलाने लगा। बच्चे के मम्मी पापा ये देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर है। आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों राधिका जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है जिस कारण वो रोने लगते हैं और हमें परेशान हो जाते हैं कि जाने क्या हो गया। बच्चे को सुलाकर अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए राधिका जी भी अंदर आ गई। सोचने लगी कि बेटा बहू को गए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो वे लोग आए हैं और ना ही उन्होंने फ़ोन करके कुछ बताया ये पूछने के लिए कि वो लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। राधिका जी ने अपने बेटे आकाश को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। न जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे। सोचते हुए राधिका जी बिस्तर पर जाकर लेट गई। एक सुबह जब राधिका जी टाइगर को पार्क लेकर गई तो वही सीमा की सहेली मीरा भी पार्क में आई हुई थी। टाइगर के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि सीमा की सासू माँ है जो गांव से आई है। मीरा उसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं सीमा की सहेली हूँ, यहीं पास में रहती हूँ, मीरा ने कहा। तो जानकी जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। मीरा बोली, यह आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी जो यहाँ आ गई, नहीं तो मेरी सहेली सीमा का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। राधिका जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटा,
फिर मीरा ने कहा, अच्छा वो सब छोड़िए आंटी जी, ये तो बताइए वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 2 सप्ताह होने को आए हैं। मीरा ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो सीमा ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। जानकी जी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर मीरा तो वहाँ से चली गई, लेकिन राधिका जी सोच विचार में पड़ गई। टाइगर को लेकर वो घर वापस लौटने लगी। तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। मैं जल्दी से वहाँ गई और कारण पूछने पर पता चला उसी मोहल्ले में रहने वाले मोहन के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए। ये सुनकर राधिका जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे, इसी सोच में डूबी राधिका जी टाइगर को लेकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंची तो तभी फोन की बेल बजी। राधिका जी ने फोन उठाया तो उनके बेटे आकाश की आवाज थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? टाइगर ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? राधिका जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। टाइगर तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो आकाश ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे। आप बात संभाल लेना। कहते आकाश ने फ़ोन रख दिया। पीछे से सीमा ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सब ठीक तो है ना? हाँ सीमा, सब ठीक है। तुम्हारा घर भी सही सलामत है और टाइगर भी। सीमा खुशी से बोली, देखा माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, और एक बंद 2 काज हो गए। टाइगर को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चित होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ सीमा, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था। मैं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और टाइगर को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो जाते। आकाश ने कहा। तो सीमा बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दी। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है? हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज़्यादा पैसे वो क्या करेंगी? अरे सीमा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। लेकिन आकाश, तुम्हारी माँ पैसे तो दे देगी ना? सीमा ने पूछा तो आकाश बोला, अरे देगी, क्यों नहीं देंगी? मैं कह दूंगा कि मुझे ज़रूरत है। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है। उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। या आकाश को लग रहा था कि उसने फ़ोन कट कर दिया है, जबकि फ़ोन अभी भी चल रहा था और आकाश और सीमा की सारी बातें राधिका जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद भी इतना नीचे गिर सकती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर ही भारी पड़ने लगा है। लेकिन मेरा आकाश तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। लेकिन उनके मन में विचारों की हलचल इतनी ज़्यादा थी कि बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर वह यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई आंसू बहाती रही। न भूख लगी न प्यास। आकाश के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान टाइगर की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से राधिका जी ने अपने आंसू पोंछे और टाइगर के लिए खाना ले आए। लेकिन टाइगर हमेशा राधिका जी के खाने के बाद ही खाना खाता था।
इसलिए ना चाहते हुए भी राधिका जी को भोजन के 2 निवाले खाने पड़े। शाम के समय जब राधिका जी बाहर निकली तो पता चला कि मोहन जिससे घर में चोरी हुई थी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये सुनकर राधिका जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन जब मोहन अस्पताल से घर वापस लौटा तो राधिका जी उससे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे। मोहन बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ, फिर भी खर्चा पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान ने यह खुशी भी नहीं देखी गई। अब कैसे होगी हमारी बेटी की शादी, क्या करूँ समझ नहीं आता। कहते हुए मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। मोहन की हालत देखकर राधिका जी दुखी हो उठी। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, राधिका जी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देख राधिका जी से रहा नहीं गया और अगले दिन अपने गांव में फोन किया और पड़ोसियों से 1 लाख रुपए भेजने को कहा और ये भी कहा कि गांव आने के बाद वह लौटा देगी। अब राधिका जी की बात गांव में भला कौन डाल सकता था। अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर राधिका जी मोहन के घर गई और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। पैसे देखकर मोहन बोला, अरे ये क्या है? खोलकर देखा तो पैसे देखकर वह चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे? राधिका जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना? मोहन बोला, अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। राधिका जी ने कहा तो मोहन भरी आंखें लिए बोला, आपका ये एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे? राधिका जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आस पड़ोस के सभी लोगों ने राधिका जी के इस कदम की खूब तारीफ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वाले भी मोहन की मदद करने के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी राधिका जी घर जाकर बैठी ही थी कि उनकी बहू सीमा का फोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे, खाना बनाकर रखेगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, राधिका जी ने कहा और फोन रख दिया। अगली सुबह राधिका जी को ज़्यादा ही जल्दी उठ गए थे। आज उनके पति की बरसी थी, इसलिए मंदिर जाने के लिए वह सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूरी बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए बनाया। टाइगर को घर में ही छोड़कर वह मंदिर चली गई। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेक कर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आए तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगे। तभी उनकी नज़र वहीं बैठी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। जैसे ही वो खाना देने के लिए उसके पास जाने लगी, तभी उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कदकाठी से वो महिला उन्हें जाने पहचाने सी लगी। जैसे ही राधिका जी वे साथ देने लगी तो उनकी नज़र उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था रज्जो देवी। देखते ही राधिका जी का कलेजा धक से रह गया। रज्जो, तुम मेरी सहेली रज्जो हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए रज्जो जी उनसे मिलने नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सब कैसे हो गया रज्जो? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थी, गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आई थी और बहुत आराम से रह रही थी। रज्जो जी रोते हुए बोली, क्या बताओ राधिका, दोनों बेटों की बड़े शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर दोनों बेटे और बहुएं हम अपने साथ यही लेकर आ गए।
हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर पर रहते थे और 3 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने कितना रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपनी हाथ काट कर बच्चों को मत दो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया तो छोटी बेटी बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मेरे गलत फैसले का नतीजा ये हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। 2 बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही हो कि किसी वृद्धा आश्रम में चली जाऊं। कहते हुए रज्जो जी फोट फोट कर रो पड़ी। राधिका जी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्धाश्रम क्यों, तुम मेरे साथ चलो। राधिका जी अपनी सहेली को घर लेकर आई। रज्जो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ और ये लड्डू खाओ। मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, बच्चों के लिए लेकर आई थी, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था लड्डू खाने के लिए। विदेश तो जाना था। कहते हुए जानकी जी की आंखें भर आई और नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गई। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की बैल बजी। राधिका जी ने दरवाजा खोला तो सामने सीमा और आकाश खड़े थे, लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर सीमा प्रश्नवाचक निगाहों से राधिका जी की ओर देखने लगी। तो राधिका जी बोली, बहू, ये मेरी सहेली है, बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसलिए से मैं अपने साथ। राधिका जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सीमा चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है ना, जो किसी को भी लेकर घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रही है ये समाज सेवा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? राधिका जी हैरानी से बोली। आकाश ने कहा, माँ ठीक तो कह रही है सीमा, ये हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। ये सुनकर राधिका जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति स्थिति में इस घर की और टैगर की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदारी से ज़्यादा हैसियत कहाँ है मेरी। फिर मैं किसी हक से अपनी सहेली को यहाँ लेकर आ गई। अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदारी का क्या काम। हम अपने तुम्हारे घर में, शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए राधिका जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये देखकर जय और दिशा दादी को आकर लिपट गई और रोते हुए बोली, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर राधिका जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तो तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं, बदले में फिर अपने औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते। आँख मूंद कर वो अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। राधिका जी की बात सुनकर सीमा और आकाश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी राधिका जी अपनी बहू सीमा से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सीमा ने कहा तो राधिका जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था जो मुझे यहाँ बुला लिया था। आकाश बोला, माँ, हमने बहुत सोचा था
लेकिन को समझ में नहीं आ रहा था। राधिका जी ने कहा, दुख तो मुझे ये सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को समझ ही नहीं पाए। और बहू, तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आती? अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नज़र है, उन पैसे को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। राधिका जी की ये बात सुनकर आकाश और सीमा शर्मिंदगी के कारण स्वयं को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रही थी। बिना देरी किए राधिका जी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकली तो आकाश और सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय साथ वाले घर में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किस बात की कोई परेशानी ही नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं है तो मुझे तो आप में ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी। सामने से आते हुए मोहन ने उन्हें देखा तो वह भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वह राधिका जी के चरण छूने लगा तो राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं तो समझती हूँ आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। उसी समय जोरदिशा के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठा हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर राधिका जी की आंखें आंसू से भर आई। तभी सीमा और आकाश उनके सामने भरी निगाह लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आकाश बोला, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ हमने गलती ऐसी की है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन आप तो माँ है ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करती है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। माँ, बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। सीमा बोली, माँ जी, हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यही रहिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। राधिका जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे तो गांव जाना ही होगा। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहाँ खुशी से अपना बाकी का जीवन बिता लेंगी। राधिका जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दी। जैसे ही ऑटो में बैठने लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो टाइगर ने उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही राधिका जी की आंखें भर आई। 1 महीने में उनका टाइगर के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन मैं खुद को कमज़ोर पड़ने देना नहीं चाहती थी। इसलिए स्वयं को संयमित करके उन्होंने पल्लू छुड़ाया और रजो जी के साथ ऑटो में बैठ गई। तभी टाइगर भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग टाइगर का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। राधिका जी ने उसे लाख बनाने की कोशिश की, लेकिन वह तो उसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राधिका जी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले समझे या ना समझे, लेकिन ये बेजान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब टाइगर मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए राधिका जी ने ऑटो वालों को चलने का इशारा किया और गांव के लिए निकल। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।